पहले चैप्टर में किसमें बात की थी? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सेकंड चैप्टर क्या था हमारा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तीसरा था हमारा ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। आज हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम है उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके बारे में पता होनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो कोई बता सकता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या, उसकी क्या क्या कंडीशन होती है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन की आवश्यकता होती है? तीन चीज होती है। पहला जो डेरिवेटिव है, ठीक है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री 1। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए? 1। और तीसरा प्रोडक्ट नॉट एग्जिस्ट। किस किस की? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ही बात करेंगे। सिर्फ यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे तुम पढ़ चुके हो, यहाँ पर एक चीज क्या एक्स्ट्रा है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसी पे बात करते हैं। तो देखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन, ये कह दो A1 प्लस या ए नॉट कर दो A1 डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस an y इक्वल्स टू q। इक्वेशन नंबर 1 where a naught a1 dot dot an are constants। ये क्या है भाई? कांस्टेंट है। एंड q is any function of x or constants। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो सब जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात कर दी थी, वो ये है a0 a1 डॉट डॉट an माइनस 1 इक्वल्स टू q। q यहाँ पर क्या है? q यहाँ पर या तो कोई फंक्शन हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन विद, ऐसा कहता है लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो लिखी है 1, इस इक्वेशन 1 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a0 डी एन वाई प्लस a1 डी की पावर n माइनस 1 वाई प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस 1 डी वाई प्लस an y इक्वल्स टू q। वेयर जो ये d है, d डिनोट कर रहा है इसको d ओवर dx। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a0 dn प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस 1 d और प्लस an
y इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, ये क्या है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस चैप्टर के अंदर मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो अब तक हम सॉल्यूशन पढ़ गए, 3 तरीके से सॉल्यूशन पढ़ के आए थे। कैसे कैसे, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए जो बात होगी, यहाँ पर बात तो वैसे ही होगी, ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम 2 टाइप से फाइंड करेंगे। यानी कि 2 टाइप से मतलब यार 2 पार्ट्स में फाइंड करेंगे, टाइप छोड़ो 2 पार्ट्स में फाइंड करेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा, वो होगा y इक्वल्स टू, एक होगा कॉम्प्लीमेंट CF और एक होगा PI, जहां पर इस CI को, CF होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये जो PI है इसको कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मत समझने लगा इसको, पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वो दोनों। ठीक है, PI होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन को, ये जो इक्वेशन दी हुई है 1, इस 1 इक्वेशन का 2 पार्ट्स में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा जी, किस टाइप से होगा, वो बात करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होगा, पुट करेंगे यहाँ पर, पुट d इक्वल्स टू m एंड ये जो q है, q इक्वल्स टू 0। ठीक है, q इक्वल्स टू 0 जब पुट हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, यानी कि ये कह दो या ये कह दो, बनी तो पूरी की पूरी। ठीक है, चलो तुम इसी के थोड़ा, यहाँ क्या बनेगी, ये a नोट m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस a n माइनस 1 m, और प्लस कितना होगा यहाँ पर a n इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के फैक्टर, भाई इसके रूट्स कितना है, सपोज रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, वो 0 के साथ चले जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्यू 0 हुआ, भाई क्यू 0 हुआ तो ये किसके बराबर होगा, y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y को 0 के बराबर ले लो। दूसरी बात, जब हम किसी का फैक्टर करते हैं तो 0 के बराबर रहता है। यहाँ पर दो क्या हो गए मेरे कोएफिशिएंट हो गए, एक तो y हो गया और एक ये पूरी की पूरी इक्वेशन। ठीक है, d में ये जो d दिया हुआ है, ये इस d को पूरा का पूरा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं f ऑफ d बराबर यहाँ होगा a नोट d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a n माइनस 1 d प्लस कितना a, कह सकते हैं FD क्यों कह सकते हैं, इस FD का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है किसका है, D का, और ये पूरा का पूरा फंक्शन D का ही तो है। क्लियर नहीं बात, यहाँ पर सपोज रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, वो क्या मेरे हो गए, वो मैंने मान लिया यहाँ पर m माइनस m1 m माइनस m2 डॉट डॉट कितना होंगे, m माइनस, बताओ कितने रूट्स होंगे, m n इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इनको सबको अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, m माइनस m1 बराबर 0, m माइनस m2 बराबर 0 डॉट डॉट m माइनस m n इक्वल्स टू 0।
यानी कि यहाँ पर जो m की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, m इक्वल्स टू, एक तो होगी m1, एक होगी m2, ये होगी m3 डॉट डॉट कितने हो गए mn, ये इसके रूट्स हो गए। ठीक है, क्लियर इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बात करते हैं अब जो यहाँ फाइंड होगा, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए यहाँ पर केस बनेंगे। केस क्या होंगे? पहला केस, पहले केस में क्या होगा, सपोज, या सपोज छोड़ो, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब समझ रहे हो, यानी कि सारे के सारे कैसे हो, वास्तविक हो और अलग अलग हो। देन उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF जो होगा मेरा वो होगा C1 e रेज़ टू द पावर m1x प्लस C2 e रेज़ टू द पावर m2x प्लस C3 e रेज़ टू द पावर m3x प्लस डॉट डॉट प्लस Cn e रेज़ टू द पावर mnx। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमने इस इक्वेशन 1 को सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकालने के बाद m रूट से निकाले, अगर ये रूट्स हमारे रियल और अलग अलग आते हैं तो रियल यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा ये होगा। क्लियर इतनी बात? फिर बात करते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड में क्या होगा, इफ m1 बराबर m2 इक्वल्स टू m, यानी कि ऐसा हो सकता है भाई सारे अलग ना है, कुछ रूट्स हमारे इक्वल है। मैंने कह दिया कि अगर दो रूट्स हमारे इक्वल हैं देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा C1 प्लस C2x e रेज़ टू द पावर mx प्लस C3 e रेज़ टू द पावर m3x प्लस डॉट डॉट प्लस Cn e रेज़ टू द पावर mn। क्लियर? देखो अगर दो रूट्स आएंगे इक्वल तो C1 प्लस C2x। सिमिलरली अगर तीन रूट्स इक्वल आ जाए m1 m2 m3 बराबर आ जाए तो यहाँ पर होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बता रहा हूँ मैं, लिख अपने आप लेना, तो वो होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, x की भी पावर बढ़ेगी साथ में, e रेज़ टू द पावर mx प्लस C4 e रेज़ टू द पावर mx प्लस डॉट डॉट प्लस Cn e रेज़ टू द पावर mnx। कोई दिक्कत? अब सपोज करो 4 हो जाए तो x की पावर कितने तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कॉपी करो इसको भी, आगे बताता हूँ फिर। कोई ना कट कर दिया, खोल दिया। मुझे भी देना चाहिए। देखो पहली बार बात करते हैं यहाँ पर, इफ केस थर्ड, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब m इक्वल्स टू ये अल्फा प्लस आई बीटा की फॉर्म के हैं। ठीक है, और ये मैंने कहा प्लस माइनस। ठीक, m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इस फॉर्म के, देन
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा e की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चन है किसी में तो इस तरीके से आंसर देगा और किसी में दूसरे तरीके से आंसर देगा। वो ये होगा C1 e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2। ये ऐसा भी दे सकता है C1 e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस C2। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम्हारे इतने टाइप से फाइंड करवा सकता है। ठीक है, साइन में भी दे सकता है, कोस में भी दे सकता है और इसमें भी दे सकता है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे जो बेस्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे जो कॉम्प्लेक्स रूट निकलते हैं तब। ठीक है, तीसरा केस क्या दो या उसको नोट पॉइंट क्या दो, जो भी तुम बोलना चाहो। ठीक है, मैं तो फोर्थ पॉइंट बोल रहा हूँ। इफ रूट्स m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा प्लस माइनस रूट बीटा, अगर हमारे रूट्स इस फॉर्म के हैं देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू C1 e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स इंटू e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स n इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम्हारा कुछ ये निकलेगा। ठीक है, या ऐसे भी निकल सकता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसी की फॉर्म में C1 e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2, या ऐसे निकल सकता है C1 e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्मूले होंगे, इससे अलग कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब सपोज करो कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टू रूट्स इक्वल मिल जाए। टू रूट्स कैसे मिल जाए? इक्वल। तो उस केस में इफ टू रूट्स आर इक्वल इन कॉम्प्लेक्स, तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा e रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x कोस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। ठीक है, वो ये होंगे तुम्हारे। अगर इसके अंदर मिलता है टू रूट सेम, तो यहाँ पर सेम इसी तरीके से करता हूँ C1 प्लस C2x। यहाँ पर इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये हाइपरबोलिक फंक्शन है और ये क्या है हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक। ये हमारा हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं, मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी, देखो रियल डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसको बता रहा था मैं तो यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर रियल ना लिख करके इसको लिखना तुम इंटीजर, इसको लिखना तुम इंटीजर। हटा देना। ठीक है,
मैं उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो क्योंकि तुम्हारी बुक में तो यही है, अगर मैं बात करता हूँ रियल की, तो रियल के अंदर ये कैसा है मेरा अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। अगर रूट किसी के अंदर आ जाता है तो वो कैसा नंबर हो जाता है, कोई बता सकता है? इरेशनल नंबर। और इरेशनल क्या रियल के अंदर आता है या नहीं आता है? नहीं। अच्छा, आता है। इरेशनल नंबर रियल के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ रियल रियल लिखोगे, रियल रियल लिखोगे, तो उसके लिए तो मैंने फॉर्मूला ये लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, तो उसके सभी के लिए ये फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो इसलिए तुम यहाँ पर लिखा है इंटीजर डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है। अगर इंटीजर डिस्टिंक्ट नंबर आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम इस तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा आता है कैसा, इरेशनल, कैसा आता है इरेशनल, तो होगा e की पावर अल्फा एक्स c1 को हाइपरबोलिक में फाइंड करोगे। और कॉम्प्लेक्स आता है तो कॉम्प्लेक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर है, ठीक है। यही एक हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का तरीका है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर हो तो पूछ लेना, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत किसी के मन में रह भी रहा हो तो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ इसने, d2y ओवर dx² -7 dy ओवर dx प्लस 12y = 0, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ पर बनानी पड़ेगी, इसको इस फॉर्म में लिख लो, d² y -7 dy और प्लस के 12y = 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, d² -7d प्लस 12y = 0, ठीक है। यहाँ पर बनाओ सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए पुट करेंगे d = m, ठीक है, एंड q = 0, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखनी थी, ये क्या दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, इक्वल टू कितना है 0, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरा, q बराबर कितना है 0 है, ठीक है। अब जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो d बराबर m पुट करेंगे, q बराबर 0 पुट करेंगे, q तो ऑलरेडी पहले से ही 0 है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में तो क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, m² - 7m + 12 = 0, यही तो बनेगी। अब इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर कैसे करेंगे, m² - 3m और माइनस के 4m + 12 = 0। तो यहाँ से m कॉमन कर लो पहले वाले टर्म से, यहाँ से माइनस के 4 कॉमन कर लो, तो m - 3 और माइनस के 4 कॉमन करेंगे तो m - 3 = 0। तो फैक्टर जो निकले, एक तो मिले m - 3 और एक m - 4 = 0। m की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, एक तो आ गई 3 और एक आ गई 4, ठीक है। 3 और 4 कैसे नंबर है, कैसे नंबर हैं, जब भी कहीं भी कैसे नंबर की बात आती तो उस नंबर का नाम बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये है हमारे इंटीजर नंबर, कैसे नंबर है इंटीजर, और इंटीजर में भी कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और क्या, अगर मैं बात करूं अलग अलग या सेम, इक्वल या सेम, अलग अलग, सिंस रूट्स आर डिस्टिंक्ट then complementary function equals to c1 e⁻m1x plus c2 e⁻m2x
m2x। अब बात करते हैं कि m2 तक ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो निकला है मेरा ये m1 बराबर कितना है 3 और m2 बराबर है 4। तुम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, m1 4 ले सकते हो, m2 3 ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होगा वो होगा c1 e रेज़ टू दी पावर 3x प्लस c2 e रेज़ टू दी पावर 4x, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, बात करते हैं। अभी तो क्या निकला है मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला है। ठीक है, ये है इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 का मैंने तुम्हें बताया था कि 2 टाइप्स से सॉल्यूशन फाइंड होगा, मतलब 2 पार्ट्स में सॉल्यूशन फाइंड होगा, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल में। ठीक है, तो y इक्वल्स टू जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अभी इक्वेशन इसको डाल दो 2, इसको डाल दो 3। बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकला वैसे भी तो, यानी कि y इक्वल्स टू कितना मिला c1 e रेज़ टू दी पावर 3x प्लस c2 e रेज़ टू दी पावर 4x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको डालो 3। ठीक, बात करते हैं कि अभी तो एक चीज हो रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो एक चीज याद रखना हमेशा, सिंस q इक्वल्स टू 0 देन पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो हमारा ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन 3 एंड 4 से। तो क्या मिलेगा y इक्वल्स टू मिलेगा c1 e रेज़ टू दी पावर 3x प्लस c2 e रेज़ टू दी पावर 4x प्लस 0, यानी कि y का जो सॉल्यूशन निकला वो निकला c1 e रेज़ टू दी पावर 3x प्लस c2 e रेज़ टू दी पावर 4x। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ये भी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को इसमें? यहाँ तक कोई दिक्कत हो पूछ लो भी, अगर बाद में हो तब भी पूछ लेना। ठीक है, कर लो।